हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये वीडियो देखिए बायोलॉजी के, जैसे हमने कहा था इसके पहले हमने फिजिक्स कवर किया है और ये 66 सेंस बीपीएससी प्रीलिम्स और स्पेशली जो भी बिहार की स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, बिहार राज्य के, उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया और इसके जो अब तक ये घटना चक्र की बुक सामान्य अध्ययन, इसमें बायोलॉजी जो अब तक पूछा हुआ है उसका एक कंपाइलेशन है। उसकी ये फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन वीडियो बेस्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके आंसर, उसके साथ जो भी रिलेटेड उससे कंसेप्ट भी हैं, उन सारे कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए देखते हैं। द पुस्तक, यहाँ पे एक बुक का नाम दिया है बेसिकली, उसका हमें आंसर बताना। तो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखी है? हमारे पास ऑप्शन से देखिए लिनियस, लैमार्क, मेंडल एंड डार्विन। तो बेसिकली ये जो पुस्तक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये पुस्तक जो है डार्विन द्वारा लिखी गई है और ये चार्ल्स डार्विन जो है ना, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं और जैव विकास है इनके द्वारा जो प्रस्तुत और भी जो विकास के मॉडल हैं, उन सब मॉडल में अगर हम देखें तो डार्विनवाद या देख सकते हैं, या फिर प्राकृतिक कवरणवाद, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो डार्विनवाद इनके द्वारा दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डार्विन। और पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 63 बीपीएससी प्रीलिम 2017 क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन हो बेसिकली किसका नियंत्रित करता है, इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए जो इंसुलिन है वो अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है और ये एक बेसिकली हार्मोन है। हार्मोन जैसे आपका हार्मोन क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ये जो ये बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज के साथ जो भी इसकी अपनी रिएक्शन करके अपनी चीज़ों को ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और ग्लूकोज क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। देखिए आप पूछ रहे दिए गए ऑप्शंस में से एंटीबायोटिक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास देखिए, ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासीटामोल एंड सी सल्फा डायजीन। क्लियर है? और एक तो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली एक से अधिक उत्तर सही है। क्या है? एक से अधिक उत्तर सही है। देखिए इसमें जो आप देखें पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन और ये आपका इसमें सल्फाडाइजिन, ये दोनों बेसिकली अगर आप देखें तो ये एंटीबायोटिक है और इनका उपयोग जो बेसिकली किसके लिए होता है, तो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए इनका उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, एक से अधिक। और कौन कौन से? पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन हमारे पास गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चावल। अब देखिए जो चावल है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से अगर आप देखें तो मेन सोर्स है, ठीक है, मुख्य स्रोत के तौर पर। अगर आप 100 ग्राम के चावल लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 25.5 ग्राम, ठीक है, 25.5 ग्राम आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। लेकिन अगर देखें तो उसमें चावल में लगभग कितने 90% क्या उसमें होगा, कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। लेकिन जो इस खाद्य पदार्थ में अगर विटामिन, अगर जो भी अदर चीज़ें, फाइबर, खनिज देखें तो ये भी सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट है चावल, और इससे हमने बता ही दिया कितना मिलता है 25.5, बाकी जो 90% तक की एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन नंबर दे देखिए, 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कीट संवर्धन क्या है? देखिए तो कीट संवर्धन क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान। तो बेसिकली बताना है क्या ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो कीटों का संवर्धन होता है, जैसे केंचुआ हो गया, इन सबों का
जो भी साइंस है तो उसको क्या कहते हैं, कीट संवर्धन। ठीक है, केंचुआ को बेसिकली क्या कहते हैं, इसको तो आप जानते होंगे जैसे कि कृषकों का मित्र, भूमि की आंत। तो ये अलग अलग नाम भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर इस तरह के नाम से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए केंचुआ खाद जो उसमें बनता है वर्मी कंपोस्ट, जो एक तरह से पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। ठीक है, और एक उत्तम जैव उर्वरक भी है। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसके साथ एज ए इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। ये क्वेश्चन देखिए 2011 का है, इसलिए में लग रहा है आई थिंक ऑप्शन ही इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 6 का, वो है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण। ठीक है, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स बेसिकली विज्ञान की आप कह सकते हो वो शाखा जिसके अंदर जीवधारी और जीनों की आनुवांशिकता का विचरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवधारी और उनके जीन इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली कौन सा है, जेनेटिक्स में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान देंगे। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो आई थिंक देखिए इसको पहले जानने से पहले तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सच्चा फल कहते हैं किसको है। ठीक है, तो पहले वो समझ लो। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सेब है, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, इस तरह का ऑप्शन है। लेकिन पहले जानिए सच्चा फल किसे कहते हैं। देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य विभाग शामिल होते हैं तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल, यानी फॉल्स फ्रूट। जैसे कि उसमें ओवरी के अलावा अगर कुछ और भी पार्ट्स अगर शामिल होते हैं, ओवरी, ठीक है, ओवरी के लिए आप अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के अलावा कोई और पार्ट, तो वो क्या होंगे बेसिकली, वो हो जाएंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर इन सब के उदाहरण में आप देखें तो सेब, काजू, नाशपाती वगैरह आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात कि सच्चा फल नहीं, यानी आप कह सकते असत्य फ्रूट है, दैट इज फॉल्स फ्रूट है, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो यहाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लौंग पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग है या किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए बीपीएससी 56 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार वनडे एग्जाम से पूछा जाता है। आई थिंक मैंने जितने भी पेपर देखे जिसमें अगर जीव विज्ञान पूछा था, बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड जरूर होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, शुष्क पत्तियाँ, शुष्क बीज, शुष्क तने या फिर पुष्पकली। ठीक है, पुष्पकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बेसिकली ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली। तो ये जो उसका ना पुष्प होता है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो लौंग है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये मध्यम कद का सदाबहार वृक्ष है। और इसका जो ये लौंग बनता है बेसिकली क्या, सूखा हुआ, ठीक है, सूखा हुआ उसकी पुष्प कली होती है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि यहाँ पे इसी तरह वही क्वेश्चन दिया हुआ कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फल है, तना है, जड़ है, फूल की पत्ती है, इसमें आप क्या इसको टिक करेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान देखें तो यह क्या है बेसिकली, फूल की कली। क्या है, फूल की कली, हमने बताया फूल की कली। अब देखिए जो लौंग बेसिकली है ना वो बंद कलियाँ हैं। ठीक है, जो मतलब क्लोज इसकी बंद कलियाँ हैं जिनका उपयोग आप देखें तो भोज्य पदार्थों में या फिर अलग जगह पर देखें तो मतलब मेडिसिनल में, इन सब चीज़ों पर जगह पर इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। अगर आप इसका ओरिजिनली देखें लौंग का मतलब जन्मस्थल तो बेसिकली इंडोनेशिया को माना जाता है कि इंडोनेशिया में इसका ओरिजिन है। और इसका उपयोग देखिए समस्त विश्व में अगर हम देखें तो एक सदाबहार वृक्ष के तौर पे किया जाता है। लेकिन इसकी ऊंचाई देखें 10 से 20 मीटर ऊंचाई है और इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। तो इस रही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे आप यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन डी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। ये देखिए जो चीज़ें इसमें बता दिया है बट रीज़न पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अदरक तना है जड़ नहीं, तो ऐसा क्यों है। रीज़न देखते हैं क्या दिया हुआ है। रीज़न दिया हुआ है कि ए है, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, या मिट्टी में छेदित रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो ये इसका बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक आप कैरेक्टर का लक्षण होता है जिसकी वजह से ये तना है जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पादप कली है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली एक भ्रूणीय टहनी
या फिर एक भ्रूणपोष, एक भ्रूणीय पत्ती या एक बीज। देखिए 2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इस तरह से आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो ये जो बेसिकली पादप है ये क्या है, ये बेसिकली एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी। क्लियर है। अब इस चीज़ को अगर हम समझें, एक भ्रूणीय टहनी, तो ये क्या है, जिसमें कि मतलब अगर आप देखें कि एक अविकसित प्ररोह, अगर हिंदी में देखें एम्ब्रियोनिक शूट्स जो है उसी को कली या कलिका कहते हैं, या किसी मतलब पत्ती है या फिर उस तरह के तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है, मतलब लास्ट उसकी पोजीशन पर इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। किसमें, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले, यानी उसमें क्या है, नमक है। तो इस ऑप्शन क्या देखिए, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सेल्यूलेंट और हेलोफाइट। तो अगर आप देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। क्लियर है। अब देखिए हेलोफाइट क्या, बेसिकली मतलब उन पदार्थों को कहते हैं जो मतलब हाई सैलिनिटी वाले, मतलब वाटर में अगर आप देखिए उन लोगों का अगर इस तरह के पौधों का अगर उत्पादन हो रहा है तो वहाँ क्या क्या है, हेलोफाइट। यानी उसकी सैलिनिटी, लवणता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हाइड्रोफाइट है तो बेसिकली तो वाटर से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम ईसीजी निम्नलिखित किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ये जो बेसिकली ईईजी है, ठीक है, ईईजी किसके लिए उपयोग होता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, हृदय है, लीवर, अग्नाशय, मस्तिष्क, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। ठीक है। तो ईईजी जो मस्तिष्क की गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा विकिरण, देखिए ये है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। क्लियर है। ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। अब देखिए इंफ्रारेड, ठीक है, ये मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड जो है ये लैंप विद्युत उपकरण है। क्या है, लैंप विद्युत उपकरण, ठीक है, जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। ये देखिए 66 बीपीएससी प्री 2020 का भी लेटेस्ट का रिसेंटली का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर हम जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन क्या है, इसमें देखिए अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन बेसिकली ये है क्या। उत्परिवर्तन को अगर हम देखें तो जैसे कि इसमें जो प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिए, उस तरह के जो वैज्ञानिकों को मानना है कि जीन में जो साधारण परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के उपरांत अगर जो न्यू जीव बनते हैं, ठीक है, जीव बनते हैं, तो और उन जीव बनने के साथ उसमें जो विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है। और ये जो उत्परिवर्तन का गुण है ये बेसिकली वंशानुगत होता है, और इसके साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें एक नई प्रजाति का आप देखेंगे तो उत्पत्ति होती रहती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, उत्परिवर्तन। और ये बेसिकली आया किसे, नौ डार्विनवाद से। ठीक है, नौ डार्विनवाद के सिद्धांत के थ्रू इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो कायिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और उपयुक्त सभी, ये भी द्वारी कह रहा है क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। क्लियर है। तो मेंडल का जो आनुवंशिक नियम है वो बेसिकली किस पे आधारित है, लैंगिक जनन पर। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए की खोज किसने की। ऑप्शन है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इस चीज़ को समझ लीजिए क्यों। आप में से कईयों को लगा कि ऑप्शन ए होगा, जेम्स वाटसन क्रिक। देखिए ये जो वाटसन और क्रिक थे बेसिकली, इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की जो है उसकी
व्याख्या की थी, न कि इसकी खोज की थी। तो जेम्स और वाटसन और क्रिक जो बेसिकली हैं ये उसके डबल हेलिकल मॉडल के लिए जाने जाते हैं, जबकि इसके वास्तविक खोज अगर हम देखें तो ये एक स्विस के रसायन थे या फिर वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। और जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो उस टाइम इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। इसको भी याद रखेंगे, क्या कहा था इन्होंने? न्यूक्लिन। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस चीज़ को इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्ट अगर देखते हैं आप जेम्स वाट या फिर क्रिक लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। उन्होंने डबल हेलिकल का किया था, जबकि इस तरह का इसका आंसर ई बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह के कंसेप्ट भी जानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली क्या है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? देखिए, जो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण कंट्रोल होते हैं बेसिकली वो किसके द्वारा उत्तरदायी हैं? देखिए ऑप्शन में एंजाइम, हार्मोन, आरएनए दिया हुआ, डीएनए दिया, बेसिकली क्या है? डीएनए द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डीएनए। क्योंकि जो अगर आप देखें जीव कोशिकाओं में जेनेटिक्स लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो बेसिकली क्या है? डीएनए इसके रिस्पॉन्सिबल इसके लिए फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कृत्रिम मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, कैसे जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए भी क्वेश्चन प्रीलिम 2015। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन भी आप कर सकते हैं अगर आप कर चुके हैं तो, या फिर इस तरह से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे समझते हुए भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में पानी कितना होता है? तो बेसिकली बहुत ही ईजी आंसर है, लगभग 2/3 पानी। तो इसका गलत नहीं होता है, ऑप्शन ए 70% पानी होता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ना ही मिस होना चाहिए। प्रिंसिपल 2018। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो तो ईजी लगते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर लेके जाएंगे। बिकॉज अगर इस तरह क्वेश्चन गलत होंगे तो टफ क्वेश्चन तो सबके गलत होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पर विशेष पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत ना हो। लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। अगर देखिए विटामिन के की कमी अगर शरीर में है तो इसके वजह से क्या होगा? अगर खून बहने लगे तो खून जल्दी रुकेगा नहीं, मतलब अगर खून बहना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं रुधिर में अगर इस तरह का जिसमें कमी है तो अगर उनका अगर कट पीट जाए उनकी बॉडी में तो ज़्यादातर डर रहता है कि पूरा रुधिर बह ना जाए, मतलब शरीर से बाहर चले, क्योंकि क्लॉटिंग तो होगी नहीं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखें तो विटामिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविशिक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। ठीक है, अब देखिए जो एंटीडोट बनते हैं के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को अगर आप देखें तो रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से अगर इसकी कमी है विटामिन के की तो इस तरह के व्यक्ति का जल्दी ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन एक तरह से तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, अगर इस तरह कमी है तो फिर तो ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, ब्लड की क्लॉटिंग होगी नहीं, सारा खून बह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन D2। और विटामिन D2 जो बेसिकली है इसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन डी, ठीक है, विटामिन D3 को कोली कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोली कैल्सिफेरॉल, नाम याद रखेंगे। और विटामिन D2 और विटामिन डी, ठीक है, या इस तरह के भी आप देखें तो विटामिन हैं जिनकी अगर भोजन में आहार के में अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट आपको आएगा तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको इसकी कमी होगी। और इसी कमी से बेसिकली जो बच्चों में रोग होता है वो सूखा रोग और
सूखा रोग होता है उसको, उसी को क्या कहते हैं, एक और नाम कहते हैं आई थिंक, हाँ रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स कहते हैं। तो ये भी बीमारी याद रखिएगा, रिकेट्स या सूखा रोग। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके क्वेश्चन 20 नंबर 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन, हाँ इसका तो ऑप्शन बता देना क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए D2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए किस तरीके से होता है, देखिए यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन। तो मानव शरीर में इस तरह कैसे होता है, ये बेसिकली किस में होता है, यकृत में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। और देखिए अगर विटामिन ए की मात्रा अगर इसकी कमी है तो इससे कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है रतौंधी, ठीक है, ये भी फैक्ट याद करेंगे। और इसका सोर्स क्या हो सकता है आप विटामिन ए का, वही मछली, अंडा, ठीक है, ये सब चीज़ें, गाजर, ये सब चीज़ें क्या विटामिन ए के सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेसिकली, 25 चलिए ओके, हाँ 25, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, जो मैचिंग दिया हुआ है कौन सही नहीं है। तो पहले मैचिंग है रेटिनॉल का जीरोथैल्मिया के साथ, सेकंड बी है टोकोफेरॉल बेरी, थर्ड सी है साइनो कोबालेमीन रक्तलाल पर, आर्गो कैल्शियम रिकेट्स, तभी तो हमने देखा ये तो आई थिंक होना चाहिए, सही है डी, ठीक है, क्या अभी हमने इसको देखा। तो इसमें जो, और देखिए इसमें 25, हाँ ठीक है, तो डी वाला तभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा, रिकेट्स डी क्या है बेसिकली तो होगा। इसके बाद से अगर हम देखें तो हाँ टोकोफेरॉल बेरी ये भी सही है, साइनोल रक्तलाल, इसका जो आई थिंक गलत मैच पूछ रहा है ना, सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है, एक मिनट, हाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन गलत नहीं, गलत सुमेलित नहीं है, तो ये होगा टोकोफेरॉल जो है बेरी वाला। ये क्वेश्चन आप देखें तो ये वाला इस ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि ये सही मैच नहीं है। क्लियर है। और जो ये क्या था टोकोफेरॉल, ठीक है, हाँ टोकोफेरॉल जो बेरी नहीं है, यहाँ पे जो इसके साथ सही मैचिंग बनेगी वो बेसिकली बनेगा क्या, विटामिन ई से, किससे, विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, भी वही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित किसी युग सुमेलित नहीं है, विटामिन B1 संतरा, डी यकृत तेल, ई गेहूँ अंकुर तेल, विटामिन के अल्फाल्फा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका बन रहा है ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ई किस तरीके से बन रहा है इसको देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ऑप्शन हमारे पास B1, B2, B6, B12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B12, ठीक है। B12 में बेसिकली क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट बेसिकली क्या है, एक खनिज लवण है और ये पाया किस में आता है, विटामिन B12 में। B12 क्या है, साइनोकोबालमीन, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटक है और जो विटामिन B12 की अगर वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इसकी अगर कमी हो जाए B12 की तो कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, आपका तंत्रिका तंत्र पे, तंत्रिका तंत्र उस पर इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है। और इसके अगर आप स्रोत की बात करें विटामिन B12 के, तो उसमें क्या क्या बेसिकली हो जाएंगे, मांस, मछली, यकृत, भी सारी चीज़ें इसमें आपको हेल्पफुल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है, ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। क्लियर है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्लियर है। बेसिकली जो अगर आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे आगे, फिर आने ही वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो स्फेरोमीटर ऑप्शन में मैग्नोमीटर, एमीटर और एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें मैग्नीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए जो मेजरमेंट होता है उसमें कितने कितने का क्या होता है, अगर आप देखें तो 120 और कितना रहता है 80, इस तरह की चीज़ें इसमें ये भी कई बार पूछ लेता है कि कितने कितना रहता है इसका रेशियो, तो 120 180 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30
तो इसका वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना, ठीक है, कितना रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है 1000 सीसी, फिर 1200 सीसी, 200 सीसी एंड 500 सीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200, ठीक है, ऑप्शन बी 1200 इसका राइट आंसर होगा। कि जो ह्यूमन अगर आप देखें वृक्क तो इसमें जो एक तो इम्पॉर्टेंट वर्क इसका ये है, ठीक है। इसके बाद से ये कितना मतलब रक्त प्रवाह करता है तो 1200 सीसी। अगर इसको अगर आप देखें तो कितना ये कितने तक लीटर के शुद्धिकरण करता है, लगभग एक दिन में तो वो 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। कितना, 1500 ब्लड को प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31। इंसुलिन है, बेसिकली पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है, वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन है। अब देखिए इंसुलिन जो है ना ये पैनक्रियाज अगर आप समझना चाहें तो उसे अग्नाशय, तो ये अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से जो लैंगरहैंस होता है ना, लैंगरहैंस की दीपिका जिसमें बीटा, कौन सी बीटा, तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं उसमें बेसिकली पूछता है कौन सी कोशिका, तो बीटा कोशिका से स्रावित होने वाली यह एक हार्मोन है, ठीक है। अगर इसकी रासायनिक संरचना की बात करें थोड़ा समझिए, और इसकी रासायनिक संरचना तो यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड है। क्या है, पेप्टाइड है, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल 51 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। क्लियर है। और ये किसको नियंत्रण करती है, जो बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करती है। क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें आप इंसुलिन के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। अब इतनी सारी चीज़ें दी हुई ऑप्शन में आरएनए है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है, एस्कार्बिक एसिड है। बीपीएससी 2004 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप देखें तो कौन सा हार्मोन है, तभी हमने देखा क्या, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो बेसिकली क्या है, वो एक हार्मोन है। क्लियर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 है कि महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जो भी हार्मोन है उसमें से कौन से सेक्सुअल हार्मोन है बेसिकली वुमेन के लिए, तो इसमें आप देखें एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेट आप करना भी चाहते हैं, देखिए इंसुलिन तो पहले होगा नहीं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है, फिर एंड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो बनेगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये बेसिकली अगर आप जाने तो ये एक हार्मोन है और ये फीमेल्स में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो बेसिकली कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली अगर देखें तो फीमेल्स में। तो ये कौन सी हार्मोन की वजह से, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है, देखिए एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इस तरह की इसके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये जो बेसिकली इस तरह के जो ऑक्सीटोसिन है, इस तरह के इंजेक्शन एनिमल्स में भी लगाए जाते हैं, जिससे कि मतलब मैक्सिमम मिल्क की प्राप्ति के लिए आप देखें तो एनिमल्स में भी इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, जिस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, पिटोसिन। क्या कहते हैं, जो एनिमल में लगता है इंजेक्शन, याद रखेंगे, उसको कहते हैं पिटोसिन। ये एनिमल्स में लगाया जाता है किस लिए, बेसिकली कि मतलब कि उनका दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, एनिमल्स में, गाय या भैंस में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। कौन सा हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, देखिए ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थायरॉक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है, और ये थायरॉक्सिन का जो बेसिकली स्राव होता है कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। ध्यान देंगे कहाँ से, थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। और ये जो थायराइड से थायरॉक्सिन ये हार्मोन रिलीज होती है, उसको मतलब उत्तेजित कौन करता है, किसकी वजह से ये उत्तेजित होकर बाहर आता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है
TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप अगर देखें तो थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन, जिसके सराउंड से अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से थायरोट्रॉफ्स कुछ क्या करती हैं, और शरीर में आयोडीन अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा। ये भी ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखें तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम्स में। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। और काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बीपीएससी प्री 2011 के क्वेश्चन क्लियर है। अब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट इसी की वजह से पौधों का हरा रंग, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें क्लोरोफिल नाम को क्या कहते हैं? पड़हरिम कहें अगर आप उसको, वर्णक, तो इस वजह से हरा कलर, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या चीज़ें अगर आप देखें तो बनती हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें बनता है क्या? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन में, ऑक्सीजन है, ऊर्जा, शर्करा। तो बेसिकली यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्योंकि अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होता है उसमें बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? अगर रिएक्शन तो ये होता है ना, CO2 और +12H2, ये तो रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन किसके, अगर आप देखें तो सनलाइट और पॉलीरेडियम के उसमें उपस्थिति में होता है। इसके बाद से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेसिकली क्या बनता है? प्रोडक्ट तो यही बनता है ना, C6H12O6 और प्लस में क्या बाई प्रोडक्ट आता है? 6H2O आता है, 6H2O और प्लस इसके बाद से और क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। तो यही बाई प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या बनता है, तो इसलिए क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो ये जो सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में, पराक्सीसोम्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। किसमें? ATP में बदलती है, ATP में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक पादप कोशिकांग है। क्या है? पादप कोशिकांग है, जिसमें अगर आप देखें तो पर्णरहित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। इसके वजह से क्या होता है? पौधों का रंग क्या होता है? बेसिकली हरा होता है। क्या होता है? हरा रंग। क्लियर है? तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी जानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत बेसिकली वेल नोन क्वेश्चन, इसका तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये वेल नोन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ये गलत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इंपोर्टेंट लोग हाई स्कूल से भी, 9th में जब भी अगर आप पढ़े होंगे तो बायो में आप इस चीज़ को सबसे पहले आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, भ्रूण किससे मिलता है? भ्रूण किससे मिलता है? तो फूल है ऑप्शन में, बीज, पौध, कली। तो देखिए पौधों में जो भ्रूण होता है ना बेसिकली वो किससे मिलता है? बीज से मिलता है। किससे? बीज से मिलता है। जब अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसके फलस्वरूप आप देखेंगे भ्रूण जो है ना वो क्या होता है? बीज से बाहर आता है। कहाँ से? बीज से बाहर आता है क्या? भ्रूण। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिजैविक औषधि पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास क्विनीन, सल्फा गुआनिडीन, क्लोरामेफेनिकॉल, एस्पिरिन। क्लियर है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ई क्या हुआ है? एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक वाले इसमें बन रहा है। अब समझिए कौन कौन इसमें प्रतिजैविक औषधि है। देखिए इसमें तो क्लोरोमेफेनिकॉल ये भी हो जाएगा, प्रतिजैविक औषधि है। इसके बाद अगर आप इसमें देखें तो और जो भी इस तरह के एंटीजैविक में सल्फोनामाइड, तो अगर आप और भी इसमें देखें तो इसमें कौन सा बन जाएगा? ये सल्फा गुआनिडीन। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण है। इसमें क्या है? तो ये किस तरह से मतलब रोग फैलते हैं? देखिए संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन बीपीएससी प्रीलिम्स 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलजन्य रोग। ये जो देखिए टाइफाइड और कलरा है ना बेसिकली ये जलजन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण अगर आप देखें तो सल्मोनेला, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी, तथा कलरा का कारण अगर आप देखें तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। और ये क्या होता है? बेसिकली पीने के पानी में अगर उचित उपचार न हो तो इससे इसको इस तरह चीज़ें फैलने लगती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर देखें एफ्लाटॉक्सिन खाद्य द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होगा, इसमें ऑप्शन हमारे पास हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। तो यहाँ पे जो अंग प्रभावित होगा यकृत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप देखें तो लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथ, क्या है, मुख्य पाचक ग्रंथ, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि खाद्य विषाक्तता एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अगर ये एफ्लाटॉक्सिन होता है क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, जैसे कुछ कवक में अगर आप देखें स्पार्जिलस या पेनिसिलियम की कुछ मतलब इस तरह की प्रजातियाँ हैं जो उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। क्या कर देती हैं? विषाक्त। तो इससे खतरा किसको रहता है? एफ्लाटॉक्सिन से यकृत को, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में होता है? ठीक है, तो इस तरह का इसमें अगर आंसर हम देखें क्या है, यकृत है, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। क्लियर है? तो इसमें जो राइट आंसर हमें लग रहा है बनेगा, वो बन जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए अस्थिमज्जा में भी और तिल्ली में, तिल्ली जिसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा इसमें भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट होता क्या बेसिकली, एक प्रकार की WBC होती है। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की WBC होती है, जो आप कहते हैं ना श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इन सब सारी चीज़ों को ये सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती रहती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही लगा था, इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? देखिए तपेदिक से, पीलिया से, या फिर कर्क रोग, या फिर आंत ज्वर से। बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेड। तो अगर आप देखें ओंकोजीन एक असामान्य जीन है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कैंसर में, कैंसर के लिए कैंसर आप कह लें कैंसर, तो वही कर्क रोग, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, कर्क रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी सर्वप्रथम पहचान जो की गई थी ना, SRC के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी? SRC के रूप में। सर्वप्रथम कर्क रोग या कैंसर की पहचान किस रूप में की गई थी? SRC में। और ये कंपोनेंट किस में खोजा गया था? तो मुर्गियों में कैंसर में, ठीक है, कैंसर, जिसे आप कह लीजिए इसको क्या कहते हैं, रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रॉस सरकोमा वायरस। तो ये सभी नाम याद करते चलिए। क्वेश्चन का बेसिकली राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कौन सा रेडियो समस्थानिक ऐसा है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं रक्त में, रक्त कैंसर या फिर ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऐसा क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 ये दोनों जो बेसिकली हैं ये यूज होते हैं किसमें, एक प्रकार के मतलब कैंसर के इलाज के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में ऑप्शन ई भी कई बार सही हो रहा है, तो इसलिए आपके पास सारे ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो रहा है? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 47 क्या तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसके उपचार भी करता है? इसमें तंबाकू, आयनीकरण विधि, आयनीयन विधि, अल्कोहल, पराबैंगनी किरणें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तो उसका उपचार भी कर सकता है। अगर आप देखें तो बेसिकली कि मतलब कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है, उपचार भी कर सकता है। तो आई थिंक ये तो उसका ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। इसको समझिए कैसे, आयनीय विकिरण ये एक ऐसा कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार में प्रयुक्त होता है। अब इसको सोचेंगे कैसे, समझ लीजिए कि जो ये इसका उपयोग है, अगर चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को जो संकुचित गांठ होती है ना उसको नष्ट करने में आयनीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस पर अगर इस तरह से हम देखें तो निम्न और मध्यम विकिरण का अगर एक्सपोजर करें तो कैंसर नहीं होता है। अगर इसको निम्न और मतलब एक लो लेवल पर अगर हम इसका यूज़ करें या फिर कुछ इस तरीके से कम समय तक यूज़ करें तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक इसका हम प्रयोग करें तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयनियन विकिरण। और ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए, छपने वाला प्रश्न है क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम लोग देखें अगर सहज प्रणाली का इसमें कार्य है, प्रणाली का विकास, स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन 53 to 55 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 एंड हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रणाली में स्वपोषी क्रिया। क्लियर है?
सहज प्रणाली बेसिकली क्या है, मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। अगर आप इसमें देखें तो ये विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और सहज प्रणाली के विकास को जो बेसिकली हम कहते हैं प्रणाली की स्वपोषिका प्रक्रिया, इसके विकास को क्या कहते हैं, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे एंड प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए एंड 48 हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या है, मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। वो सो सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखें तो थैलेमस सेरेबेलम, ऑप्शन में हमारे पास मेडुला, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो मानव शरीर का तापक्रम जो अगर आप देखते हैं कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो किसकी वजह से बनाता है, तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड फ्रॉम माइंड। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, फिर आ गया शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो फिर वही क्या है इसमें, हाइपोथैलेमस। नो डाउट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, इसलिए क्वेश्चन में भी आप लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार पूछ चुका है, 19 में पूछा था, इसके पहले कर देखे तो कब पूछा था, 18 में। देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक ही साल में अल्टरनेट करके क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का 50, इसमें हमने अभी तक तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने आज डिस्कस किए बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें अब तक के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्लियर है, तब तक ये 50 क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद इसको आप जो अपन हुआ उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ आप फिर और भी टॉपिक्स में वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।